एक दफ़ा जब शेख आसिफ एमएलए बना तो पहले ही साल वो लाया जर्सी गाय। हिंदुस्तान में महात्मा गांधी ने क्या तामीरी काम किया कि निहाल साहब जब हयात थे तो बुलंद इकबाल एमआईएम में जाने की बात हो रही थी, तो निहाल साहब ने मुखालफत की। जेटी गर्ल्स हाई स्कूल के जिंदगी भर चेयरमैन रहे, मगर वो जो मकान में रहते थे उनके वालिद का मकान था। मुझको पेशाब लगी, मैं डर से पेशाब करने उतरा नहीं कि भीमा दादा कहीं मारे ना। ये हिकमत थी। एमएलए है, निहाल साहब वहाँ आए, ताजिया कांधे पे लिया, 10 कदम चल के वो दीवार को लात मार के तोड़। हम ही लोग थे वो नारा लगाए कि निहाल अहमद कुछ भी करो हम तुम्हारे साथ हैं, निहाल अहमद कुछ मत करो हम तुम्हारे साथ हैं। ये आप लोगों ने लगाया? ये हम लोगों लगाए थे। ये चप्पल के पास नहीं बैठाएंगे, निहाल अहमद का फोटो और निहाल अहमद का नाम हटा दो, देख लो फिर किसकी कितनी औकात है। सब जानता हूँ कैसे कैसे निहाल अहमद के घर में काम हुआ, कैसे कैसे हिकमत से ये सब हुआ और कैसे कैसे पुराने लोगों को किनारे किया गया, ये सब हम जानते हैं। कोई मसला हो हल करने पहुंच जाना, बगैर हुए कामयाब वापस ना आना। आज हमारे साथ मौजूद है शफीक राना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप बखैर आफियत से होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो इजाज़त हो तो कुछ सवालात का सिलसिला शुरू करें। बिल्कुल। आज की इस पॉडकास्ट में हम बहुत सारे सवालात कलेक्ट करके रखे, हम अपनी तरफ से भी, अपनी टीम की तरफ से भी, और जो लोगों की डिमांड थी कि अगर आपके पॉडकास्ट में जनाब शफीक राना साहब आए तो ये सवालात उनके सामने रखें और जवाब उनसे तलब करें। तो बहुत सारे लोगों की तवक्कुआत है, बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश थी कि इन सवालात को आपके पास रखा जाए और उसका जवाब आपसे हासिल किया जाए। तो शुरू करते हैं आपके बचपन से, इसलिए कि आप को शहर मालेगांव के हर तबके में आपकी एक मकबूलियत भी है, आपकी अपनी एक शनाख्त, एक पहचान भी है। तो लोग आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ के हवाले से भी बहुत सारी बातें को जानना चाहते हैं, तो वो भी डिस्कस करेंगे हम इंशाअल्लाह। और फिर जो इस वक्त के हालात हैं और जो मामलात है, सियासी हो, मजहबी हो, वो सारी बातें भी इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे। तो आप बताएं कि बचपन आपका किस तरह से गुजरा, और कहाँ आपकी पैदाइश है? शहर मालेगांव की है या फिर किसी और जगह? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल्स के तमाम ही लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने इस नाचीज़ को यहाँ बुलाया और मेरा पहला इंटरव्यू आपके जो यहाँ पर स्टूडियो बनाए हैं इसमें ले रहे हैं। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और आप लोगों को मुबारकबाद भी देता हूँ। आपने जो सवाल किया कि मेरी पैदाइश मालेगांव शहर इस्लामपुरा में जूनी मस्जिद के सामने वाली गली की है। मैं एक बुनकर घराने में पैदा हुआ। अच्छा। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी पैदाइश से पहले से मेरे घर रोज़गार के लिए पावरलूम था, आज भी है। अच्छा। हम लोग दरमियानी तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, न बहुत ज़्यादा पैसा और न बहुत कम। जी। अल्लाह का शुक्र है कि हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सिवा किसी के मददगार मोहताज नहीं है। हाँ, हम मोहताज बुजुर्गान दीन की दुआओं की। क्या बात। तो नाज़रीन, आपने जैसा कि देखा कि बहुत ही कम वक्त में सही लेकिन बहुत ही मुदल्लल जवाब शफीक राना साहब से आपने सुना, उनके बचपन के हवाले से। तालीमी सिलसिला आपका कब शुरू हुआ? कहाँ पर आप तालीम हासिल करने की इब्तिदा कहाँ से हुई और कहाँ तक आपने तालीम हासिल की? मेरी तालीम जो है इस्लामपुरे में स्विस मॉडल स्कूल। अच्छा। वहाँ से मैं जूनियर केजी से तालीम हासिल किया और एटीटी हाई स्कूल में मैंने 85 में 10वीं पास किया। 85 में 10वीं पास किया। उसके बाद मैंने सिटी कॉलेज में एडमिशन लिया कॉमर्स में, लेकिन तालीम मुकम्मल नहीं की। अच्छा। उसके बाद घर का पावरलूम था, रोज़गार था, उसी में लग गया और मैं आगे कोई ज़्यादा तालीम हासिल नहीं कर सका। अच्छा।
और फिर उसके बाद ज़िंदगी के लम्हात गुज़रते रहे, तो ये बताएं कि जो आपका यानी कि बिल्कुल नौजवानी का दौर रहा होगा, तो मैं समझता हूँ कि सियासी मामलात में साथी निहाल अहमद साहब को उस वक्त तो तूती बोलता था। तो आप साथी निहाल अहमद साहब से किस तरह जुड़े और क्यों जुड़े, कौन सी चीज़ आपको मुतासिर की? मेरा मकान जहाँ है, जहाँ मेरी पैदाइश हुई, उसी के सामने ना सुल्तानिया क्लब जिसके फाउंडर मेंबर जो थे या फाउंडर जो थे अलहाज हारून अहमद अंसारी, साबिक MLA, या जिन्होंने जेटी गर्ल्स हाई स्कूल जी, वो मेरे पड़ोसी थे। इस्लामपुरे में एक ही गली में हम रहते हैं। अच्छा। अंसारी साहब का मकान और मेरा मकान एक ही गली में। अच्छा। और मेरे मकान के एकदम सामने सुल्तानिया क्लब थी, और वो सुल्तानिया क्लब सोशलिस्टों के दौर से थी। अंसारी साहब सोशलिस्ट पार्टी छोड़कर कांग्रेस में चले गए, लेकिन वो क्लब के जो मेम्बरान उस वक्त थे वो निहाल साहब के साथ जुटे रहे। अच्छा। और मैं छोटा था, तो निहाल साहब जब भी वो क्लब में आते थे तो मेरे 2 चचा आमीन सर और मोहम्मद मुस्तफ़ा लड्डू मास्टर, ये दोनों चचा उस क्लब के मेंबर रहा करते थे। तो मैं वहाँ चड्डी भी नहीं पहना रहता था, तो वहाँ भागते भागते चला जाता था क्लब में कि निहाल साहब आए हैं, और मेरे चचा लोग आते थे, मेरे ही घर से पानी चाय जो होता था वो सब जाता था, मैं ही लेके जाता था। तो मैं बचपन से निहाल साहब का जानता था, उनके साथ वहाँ क्लब में बैठता था, मेरे चचा लोग लेके वहाँ बैठते थे, और चूँकि मेरे वालिद भी सरगर्म रहा करते थे, तो सुल्तानिया क्लब सामने होने की वजह से निहाल साहब जब भी आते थे तो मैं वहाँ पर मौजूद रहता था, और तब से ही मैं निहाल साहब से मुतासिर होता गया, और आज तक मैं निहाल साहब को अपना कायद, अपना लीडर मानता हूँ। आज भी कुछ सियासी पार्टियाँ ऐसी है जो दबदबे की बात करती है, तो उस वक्त तो जिस वक्त तो आपने साथी निहाल अहमद साहब के उरूज को भी देखा, उनकी बहुत सारी तहरीकात में भी आप शामिल होते रहे, तो अभी जो दबदबे की बात होती है, लेकिन जो असल दबदबा उस वक्त तो आपने साथी निहाल अहमद का देखा है, उसके बारे में बताएं कि वाकई वो दबदबा किस तरह का था। असल बात यह है ना कि आज की जो सियासत है ये बिजनेस वाली हो गई है, कुर्बानी देने का जज्बा किसी में नहीं है। ये सीधा आपने कह दिया कि बिजनेस हो गया है। मालेगांव नहीं, अब तमाम जगह यही हम देखते हैं, सुनते हैं कि सियासत एक कारोबार हो गया है। हिंदुस्तान में सोशलिस्ट जो लोग थे वो तहरीकें चलाते थे, आवाम के लिए काम किया करते थे। आज वो सोशलिस्ट नहीं रहे। आज दूसरी पीढ़ी आ गई है, दूसरी नस्ल आ गई है जो चेयर पर बैठकर राजकारण करना चाहते हैं और करते हैं, जबकि हिंदुस्तान की सियासत का वजूद, चूँकि हिंदुस्तान एक गुलाम शहर देश था, आज़ादी के लिए आंदोलन करना पड़ा, तहरीकें चलानी पड़ी, लोग जेल गए, केसेस बनाए, फांसी पे चढ़े, पूरा की पूरा घराना भी जो इसमें कुर्बान हो गया आज़ादी की लड़ाई में। सही है। तो हिंदुस्तान जो था वो तहरीकों से आज़ाद हुआ, ना कि घर में बैठकर AC में बैठकर चेयर पे बैठकर नहीं हुआ। तो जो मिजाज हिंदुस्तान का था आवाम का, वो तहरीक थी। और आज़ाद होने के बाद, हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ उसके बाद यहाँ पर कांग्रेस वालों ने राज किया और सोशलिस्ट थे जो वो हुकूमत नहीं कर सके हिंदुस्तान में। तो आखिर तक वो किसी न किसी बात का डिमांड लेकर आंदोलन ही किया है। अब वो सारे लोग नहीं रहे हैं देश में, हत्ता कि आखिरी वक्त में निहाल साहब बोला करते थे कि सोशलिस्ट गधे थे जिन्होंने खाली बोझ उठाया, अपना मुफाद में कभी काम नहीं किया। तो सोशलिस्ट लोग नहीं रहने की वजह से, क्योंकि आज़ादी के बाद कांग्रेस राजपाट संभाली, अपोजिशन का रूल नहीं कर रही थी, तो सोशलिस्ट लोग अपोजिशन का रूल किया करते थे और वही तहरीक चलाते थे। आज वो दौर में ख़त्म हो गया सोशलिस्टों का, इसलिए वैसी तहरीकें नहीं चल पाती। और आज कोई लीडर किसी भी पार्टी का हो, वो जेल नहीं जाना चाहता, वो अपने ऊपर केस बनाना नहीं चाहता, कोई कुर्बानी देना नहीं चाहता। जबकि मैंने एक दफ़ा यहाँ एक प्रांत ऑफिसर थे, हम जनता दल से एक तहरीक चलाने वाले थे, तो प्रांत साहब ने हमको बुलाया और कहा कि आप जो कुछ करना चाहते हो उसको शांति से हो, अच्छे ढंग से हो, कोई बदनज़मी पैदा ना हो, कोई ना इत्तेफाकी, कोई ऐसी बात ना पैदा हो जिससे शहर का लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो। मैंने उनसे कहा कि साहब आप मुझसे ज़्यादा तालीम याफ्ता हो, एक क्लास ऑफिसर हो, आप ये बताएं मुझको कि पूरे वर्ल्ड में
जहाँ जहाँ जमहूरियत आई है, जहाँ जहाँ इनकलाब आया है, आप बताओ बगैर तशद्दुद के इनकलाब कहीं आया क्या? कोई एक देश बता दीजिए आप, वो नहीं बता सके, है ही नहीं ऐसा। नहीं है। जहाँ जहाँ पूरे वर्ल्ड में जहाँ जमहूरियत है, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड, पूरी दुनिया में क्या बात। जहाँ जहाँ इनकलाब आया है, जमहूरियत बनी, बगैर तशद्दुद के, बगैर तहरीक के इनकलाब नहीं आया, पर आए नहीं आया। इनकलाब सड़कों पर आने से ही होता है, घर में बैठ के या एसी में बैठने से नहीं आता है, चेयर पे बैठने से नहीं आता है इनकलाब। तो ये जो बातें हैं कि तहरीक चलाना, इसलिए कि आप, मैं जो बोला कि आप कोई लीडर कुर्बानी देना नहीं चाहते, तो आप जो कह रहे हैं कोई लीडर कुर्बानी नहीं देना चाहता, ये आंदोलन भी करते हैं, सड़कों पर भी आते हैं, गरीबों के बीच में भी जाते हैं, तो ये तो कुर्बानी ही देना हुआ। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि कुर्बानी देना नहीं? देखिए, एक दिखावा है और एक दिल से। जो सोशलिस्ट लोग रहा करते थे वो दिल से कुर्बानी देते थे, दिखावे के लिए नहीं करते थे। अच्छा। एक बात मुझको समझती है कि अगर जो तहरीक, जो आंदोलन गवर्नमेंट या पुलिस को मैनेज करके किया जाएगा, उसमें कभी कामयाबी नहीं मिलती। मैं देखता हूं कि लोग ऑफिसरों के साथ बैठकर एक कॉम्प्रोमाइज़ करके कि हम ये करेंगे, यहाँ तक आएंगे, आप ऐसा कर लेना, आप 68 से उठाना है कि 69 में छोड़ देना। अच्छा। ये सब जो होता है ना, यही कामयाबी नहीं है। और मेरा दावा है कि जो तहरीक, जो आंदोलन पुलिस को मैनेज करके किया जाएगा, उसमें कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। ये सिर्फ एक रिकॉर्ड रहेगा कि हमने ये किया, वो सिर्फ वो दूसरे दिन अखबारों की पर जीनत बनता है। बस। और अब तो ऐसा है ना कि अखबार हो या यूट्यूब के चैनल के ज़रिए ही आदमी छोटे से बड़ा बन जाता है। 2006 के ब्लास्ट के बाद मालेगांव शहर में असद अवैसी साहब आए, 2 लोग उनके साथ चल रहे थे, कोई उस वक्त तो आए थे? हाँ, मालेगांव आए थे, रिकॉर्ड है। अच्छा। कब्रस्तान भी गए थे, जमीयत के दफ्तर में भी गए थे। लेकिन उस वक्त तो कोई नहीं जानता था उनको, कोई जानता नहीं था शहर में। अच्छा। ना मीडिया उसको होती। लेकिन इसी यूट्यूब की चैनल के माध्यम से या न्यूज़ के ज़रिए आज वो पूरी दुनिया में जाने जाते। सही। अगर अवैसी साहब आज मुसलमानों के लीडर अपने आप को जाहिर करते हैं, तो बताओ कौन सा ऐसा आंदोलन उन्होंने किया शायद देश में मुसलमानों के लिए? कितनी बार जेल गए, कितनी लाठियां खाई, कितने केसेस बनाए, तहरीक क्या कौन सी चलाई उन्होंने ऐसी देश में? मगर यूट्यूब के जरिए वो लीडर बन गए। लेकिन मुसलमानों के हक में बोलते भी तो वही है, ये तो जग जाहिर है। लोग कहते भी है कि भाई आज हमारा लीडर असद ओवैसी होना चाहिए, इसलिए कि मुसलमानों के मुद्दे पर बोलने वाला अगर कोई वाहिद लीडर है तो वो असद ओवैसी है। बिल्कुल सच बात। लेकिन आप कह रहे कि जेल नहीं गए, लाठी नहीं खाए, तो काम तो ऐसे भी हो रहा है। अब आपके नज़रिए के हिसाब से क्या जेल जाना, लाठी खाना ज़रूरी है? आंदोलन में ये सब होगा। अच्छा। और एक बहुत कामयाब बात बोली जाती है कि बच्चा जब तक रोता नहीं, माँ उसको दूध नहीं पिलाती। ये माँ और बच्चे के बीच में ये हाल है। तो सरकार को जगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जब बच्चा रोता नहीं तो माँ दूध नहीं पिलाती, तो ये सरकार तो अंधे और बहरों की है। सही है। इसके लिए तो हमको रोड पे आना है, हमको चिल्लाहट और चीख पुकार करना है। जब ना हमारी बात सरकार तक जाएगी। अगर सिर्फ तकरीर कर लेने से सरकार जागने लगे तो कोई आंदोलन की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। संसद में आदमी बोल ले, खत्म हो जाए बेटा। असद अवैसी साहब बैरिस्टर हैं, अच्छी बात करते हैं, पार्लियामेंट में अच्छी बात रखते हैं, लेकिन तन्हा आदमी कानून नहीं बना पा रहा है। फिर इसीलिए तो कहा जा रहा है कि उनके हाथों को मजबूत करे और उनकी पार्टी को वोट देकर उनकी। असल में मसला ऐसा है कि उनके हाथों को मजबूत करने का जो मसला है, क्योंकि वो हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क है, यहाँ पर हर मज़हब, हर तबके के लोग रहते हैं। एक मुसलमान के नाम पर पार्टी बना लेने से, एक मुसलमान के नाम पे पार्टी बना लेने से, जबकि हम यहाँ पर कितना % है हिंदुस्तान मुसलमान, 20-25 करोड़।
अब 130-40 करोड़ की आबादी में 20-25 करोड़ मुसलमानों की अहमियत कितनी होगी? अगर हम एक तबके की, एक मज़हब के मानने वाला की एक पार्टी बना लेंगे तो हम कितने उम्मीदवार चुन के ला पाएंगे? हम इतना नहीं कर सकते कि पार्लियामेंट में अपना कोई इतने नुमाइंदे भेज दें कि यहाँ कानून बन जाए। उसके लिए ज़रूरी ये था कि असद साहब और भी सेकुलर पार्टियों के साथ मिलकर अपनी ताकत बढ़ाते हैं, पार्लियामेंट के मेम्बरान के साथ अपनी ताकत बढ़ाते हैं। कहा जाता है कि वो तो कोशिश करते हैं लेकिन सामने से रिस्पांस नहीं। उसकी वजह है ना, क्या वजह? अभी मैं देख रहा हूँ महाराष्ट्र के अंदर अलायंस जो हुआ इंडिया का, उसमें ये बोलते रहे MIM वाले कि हमको भी ले लो, खुद से बोल रहे हैं, लेकिन दूसरी पार्टी इनको लेना नहीं चाहती। क्यों नहीं लेना चाहती? इसलिए नहीं लेना चाहती कि निहाल साहब जब हयात थे तो बुलंद इकबाल MIM में जाने की बात हो रही थी, तो निहाल साहब ने मुखालफत की कि नहीं, MIM में नहीं जाने दिया। वो इसलिए नहीं बात करते थे कि MIM जो है मुस्लिम फ़िरका परस्त पार्टी है, मुस्लिम फ़िरका परस्त पार्टी है, उसके ऊपर लेबल लग गया है मुसलमानों का, नाम ही है मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तो जाहिर है जब मुसलमानों के इत्तेहाद की जो पार्टी है उसमें गैर कैसे आएंगे? सही बात। इसका नाम ऐसा रखना था, सेकुलर कोई ऐसा नाम रखना था जिसमें तमामी मज़हब और धर्म के लोग इकट्ठा हो सकते हैं। जैसे मान लो कांग्रेस है, समाजवादी है, लालू की पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है, और दूसरी जो पार्टियां हैं। अगर शिवसेना भी है, शिवसेना तो हिंदू धर्म के नाम की पार्टी नहीं है, उस पर लफ्ज़ हिंदू कहीं नहीं लिखा है। राष्ट्रीय जनता दल है, ये शरद पवार ने बनाया था राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, तो कहीं पर लफ्ज़ हिंदू नहीं है अल्फाज लफ्ज़, इसलिए हर धर्म के लोग उसमें जुटे। MIM सिर्फ मुसलमानों की पार्टी बनी है, इसलिए उसको नुकसान है ये बात का। असद एक काबिल लीडर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन काबिलियत का मतलब ये नहीं कि हम तन्हा रहें, साथ तो लेके जी। चूँकि मैंने कहा कि यहाँ सिर्फ 20-25 करोड़ अगर मुसलमान हैं तो हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम वही बात है कि दाल में नमक के बराबर हैं। सही। तो इसलिए ज़रूरी था कि असद साहब को ऐसा नाम रखना था, क्योंकि ये असद साहब ने भी नहीं रखा, उनके वालिद की बनाई हुई पार्टी। सालार साहब का मैं समझता हूँ कि मुझको जहाँ तक याद आता है कि 45 साल पहले असद साहब के वालिद आए थे मालेगांव, और मुल्लाबाड़ा में उन्होंने इत्तेहादुल मुस्लिमीन का क़याम किया, मालेगांव शहर में, मुल्लाबाड़ा में। किस सन की बात है? ये मैं समझता हूँ 45 साल पहले की बात है, ये 40 साल पहले की बात। तो निहाल साहब ने इस पार्टी को यहाँ पनपने नहीं दिया था उस वक्त। मुल्लाबाड़े से इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन उसको पनपने नहीं दिया था निहाल साहब ने। तब भी निहाल साहब मुखालफत किए थे कि मुस्लिम नाम की पार्टी नहीं चलना चाहिए, सेकुलर नाम होना चाहिए। सही है। जिसमें सब धर्म के लोग आ सके, सही है, ज्वाइंट हो सके। सही है। आज तो आप देख लो पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, लफ्ज़ हिंदू पर नहीं है। अब इसमें तो लफ्ज़ मुस्लिम आ गया है, और मुस्लिम में भी मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन, कि सिर्फ मुसलमानों के इत्तेहाद की मुस्लिम पार्टी। लेकिन अभी आपने कहा कि इसमें गैर मुस्लिम कैसे जुड़ेंगे? इत्तेहादुल मुस्लिमीन नाम होने के बावजूद भी तो बहुत सारे हिंदू सपोर्ट में करते, तेलंगाना वगैरह के इलाके में अगर देखा जाए तो। ऐसा है कि हिंदू जो सपोर्ट करते हैं इसकी, वो उस अपने हलके के इलाकाई तौर से क्या माहौल होगा उस हिसाब से है। ऑल इंडिया सतह से बता दो कौन गैर मुस्लिम पार्टी में है इसके। इत्तेहादुल मुस्लिमीन में 2 नाम चलते हैं इंडिया में। अच्छा। एक असद, एक अकबर, और उसके अलावा और कौन है? अगर महाराष्ट्र में देखा जाए तो एक इम्तियाज जलील। बाकी ऑल इंडिया सतह पे 2 नाम के अलावा तीसरा नाम नहीं बता सकते आप। सही। जो पूरे इंडिया में जिसका नाम चले, जैसे ये 2 भाइयों का चलता है। साथ ही निहाल अहमद साहब के हवाले से, जैसा कि आप शुरू से उनसे जुड़े हुए हो, तो उनकी जो तहरीकात शुरू होती थी वो काफ़ी बाअसर भी हुआ करती थी और बहुत अलग हट कर, यानी कि अगर कोई धरना प्रदर्शन की बात करे, कोई रैली की बात करे, तो सतही तौर पर जो आम इसका जो पैटर्न होता है वही हमारे जहन में आता है, लेकिन वो जो चीज़ लाते थे वो बिल्कुल हट कर होता। तो उसके बारे में कुछ बता कि किसी चंद तहरीकात के बारे में कैसे शुरू हुई और किस तरह से फिर किया गया, कामयाब किस तरह से हुए? असल में निहाल साहब की जो हमेशा से सोच रही, क्योंकि ये मुस्लिम मेजॉरिटी शहर रहा, तो फ़िरका परस्ती एक लफ्ज़
हाँ। ऐसा था निहाल साहब के लिए जो फायदा पहुंचाता था सियासी सत्ता, फिरका परस्ती। फिरका परस्त। दूसरा इसके खिलाफ में बोला करते थे वो, फिरका परस्तों के हाँ। हिंदू फिरका परस्तों के हाँ। खिलाफ, क्योंकि मुसलमान थे तो जाहिर है जो सामने था फिरका परस्ती थी, उसके खिलाफ बोला करते सही। थे। दूसरा पुलिस ज़्यादती के खिलाफ। अच्छा। पुलिस ज़्यादती बहुत अहम है, जितना फिरका परस्ती थी वैसी ही पुलिस ज़्यादती। तो पुलिस ज़्यादती और फिरका परस्ती ये दो अल्फाज ऐसे थे जो इनको आखिर तक लीडर बना के रखे, जो इस वजह से कि हिम्मत से बबांग दोहल बोलना, मुखालफत करना पुलिस के खिलाफ ऐसा है कि एक दफ़ा मालेगांव शहर में एक रिटायर्ड डीजी साहब आए, काकोनी लाइब्रेरी में उन्होंने तकरीर की और पुलिस का डर क्या होता है वो बताए। उन्होंने ये बताया कि मेरे रिटायरमेंट के बाद एक दफ़ा मेरे घर में बैठा था, घर में मेरा वॉचमैन, मेरा चपरासी आया मेरे पास और बोलने लगा साहब पुलिस आई है। तो एक लम्हे के लिए मैं भी बोले डर गया, जबकि मेरी ज़िंदगी पूरी पुलिस में सर्विस में गई। लेकिन पुलिस का डर ऐसा होता है कि पूरी ज़िंदगी पुलिस की सर्विस करने के बाद और पुलिस का एक बड़ा ऑफिसर बन के रिटायर होने के बाद जब मेरे घर एक पुलिस आई और मेरा चपरासी आके बोलता है तो एक लम्हे के लिए मैं भी डर गया कि पुलिस क्यों आई। तो पुलिस का ये डर होता है, तो वो डर नहीं था निहाल साहब के पुलिस का। और पुलिस ज़्यादती के खिलाफ जितना अच्छे ढंग से शिद्दत से वो मुखालफत की है वो कोई लीडर आज तक मालेगांव शहर में नहीं कर सका। और यही उनकी बड़ी कामयाबी थी। हर मामले में किसी भी डिपार्टमेंट, सरकारी ऑफिसर के डिपार्टमेंट में बबांग दोहल बोलना और ऑफिसर को नौकर समझना, ये सबसे बड़ी बात थी। नौकर समझना ऑफिसर उनको, कोई भी ऑफिसर। तो इसका सामने से फिर कुछ रिएक्शन भी तो होता होगा ना, यानी कि कभी किसी से कोई मामला हुआ तो फिर वो कि यार ठीक है अभी तो आपने कर लिया, लेकिन बाद में जब कोई मौका पड़ेगा सामने वाले को दिमाग में रख के, नज़र में रख के कि यार कोई मौका का फिर तुझको बताएंगे, तो ऐसा है। निहाल साहब कानून तोड़ते थे हिकमत से। अच्छा। और कोई ऐसा गुनाह नहीं करते थे जिससे उनको तकलीफ आए, यानी कि ये ना हुआ बाद में कभी कि आया ऊँट पहाड़ के नीचे वाली बात, ऐसा कोई गुनाह ही वो नहीं करते थे। ऐसा सियासी गुनाह हुआ करते थे जिसमें बेल हो जाया करती थी। इमरजेंसी के वक्त वो 1.5 साल जेल में थे। 1.5 साल? हाँ, 18 महीना वो जेल में थे। तो पूरे देश के किस मामले में? इमरजेंसी के वक्त इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई पूरे देश में, तो अपोजिशन के लीडरों को उठाकर जेल में डाला गया। अच्छा। मालेगांव से निहाल साहब भी थे जो 18 महीना जेल काटे। बताओ आज कोई लीडर 18 दिन जेल काटा है क्या? मालेगांव शहर में आज जो अब बड़ी पार्टी के लीडरान हैं, कोई 18 दिन नहीं जेल काटा है। 12 नवंबर के मामले में कुछ लोग गए। कौन लीडर है वो? 12 नवंबर में लीडर कौन था जेल गया? अभी है ना, अभी तो समाजवादी से मुझसे ना कुछ लोग बोल रहे थे कि अपने साहेब की पार्टी के लोग हैं, अपने लोग हैं, वापस अपने को उसी में लगना चाहिए, घर वापसी कर ले। हाँ, या तो घर वापसी की बात। मैं उनको एक ही बात बोल रहा कि पच्चर को, किसी पच्चर को मैं लीडर नहीं बना सकता, मेरा अपना ज़मीर गवारा नहीं करता। जिस शख्स को आज लोग बता रहे हैं लीडर, या जो अपने आप को पेश कर रहा है लीडर के उसमें, वो हमारा पच्चर था। हार्ड जुमला कह रहे हैं आप तो। पच्चर इसलिए था कि हम निहाल साहब के घर में बैठा कर जब जाते थे और कोई मीटिंग पार्टी की लेना रहती थी, तो हम जब जाते थे तो बोलते थे जा अंदर से चटाई ला, दरी ला, बिछा, पानी ला, जग गिलास रख और जा सखावत पे चाह बोल के आ। तो उस लड़के को जो आज इत्तेफाक से वहाँ का दामाद है, उनका स्ट्रगल भी तो कहा जा सकता है ना, क्या मेहनत करके शख्स ने इस ज़मीनी सतह से शुरू करके आज इस मकाम पर। देखिए एक बात सुन लो, ज़मीनी सतह से कौन बना लीडर अभी मालेगांव में? एक तो नाम बताओ। सब रेडीमेड है। निहाल अहमद का नाम, निहाल अहमद की पार्टी, तो कौन सा ज़मीनी हो सकता है कि आज वो जिस मकाम पर वो शख्स पहुंचा हो तो आप लोगों को चाय पिलाकर, पानी लाकर आप लोगों से सीखता रहा और देख देख कर फिर आज इस मंजिल पर आ गए। हटा दो निहाल अहमद का नाम और उसके बाद करके बताओ, औकात समझ में आ जाएगी। चप्पल के पास नहीं बैठाएंगे लोग।
न्यायालय मत का नाम हटाने के बाद। ये बहुत बड़ा जुमला कह रहे ये हैं। ख्याल रखना मैं जो बोल रहा हूँ कि चप्पल के पास नहीं बैठाएंगे, न्यायालय मत का फोटो और न्यायालय मत का नाम हटा दो, देख लो फिर किसकी कितनी औकात है। सब जानता हूँ मैं, कैसे कैसे न्यायालय मत के घर में काम हुआ, कैसे कैसे हिकमत से ये सब हुआ, और कैसे कैसे पुराने लोगों को किनारे किया गया, ये सब हम जानते हैं। और उसमें बिलखुसूस मैं हैं शफीक राणा, जिसको दूर किया गया बिलखुसूस। किस बिना पर दूर किया? यही, हम बुराई के खिलाफ थे। जो बुराई की जाती थी पार्टी में रह के, उसके खिलाफ था मैं था, डॉक्टर राशिद खलीकी था, हम दो ही सबसे ज़्यादा मुखालफत में थे जो बुराई होती थी, और इसीलिए हमको दूर किया गया। 10 साल बाद पहली बार मुझको दावतनामा मिला समाजवादी के नाम का, कि वो अखिलेश यादव आ रहा है अभी पिछले हफ्ते में। हाँ, मगर वहाँ के कोई नहीं आए। हालांकि एक शख्स को भेज दिया गया दावतनामा लेकर, और वो बोलने लगा कि 2 फोटो अगर दे देंगे तो हम VIP पास बना देंगे। अच्छा। मैंने ही बोल दिया, मुझको कोई शौक नहीं है किसी लीडर के साथ फोटो खिंचाने का। हालांकि उस वक्त तो बहुत लोगों को उम्मीद थी कि साथी निहाल अहमद साहब का एक पुराना साथी, चूँकि अभी उनके खानवादे ने जिस पार्टी के अंदर शमूलियत इख्तियार की है, तो आप बड़े लीडर के आने पर उनके जलसे में हो सकता है कि आपकी शिरकत हो। एक रुझान लोगों का बन रहा था कि देखते हैं कि आप आते हैं या नहीं। ऐसा है, अखिलेश यादव को अगर कोई मुसलमानों का लीडर समझे तो सबसे बेवकूफ़ है। आज़म खान जो यूपी का कदावर लीडर, अवैसी से ज़्यादा काबिल लीडर जो है आज़म खान है। अवैसी से ज़्यादा, अवैसी से 100 पट ज़्यादा काबिल, 100 पट मैं बोल रहा हूँ, मेरा दावा है। ये बात हो सकता है अवैसी साहब भी तनाई में किसी को बोल दें, हाँ साहब बात सच है। ये काबिलियत नज़र तो नहीं आती। असद अवैसी से ज़्यादा 100 पट काबिल कोई लीडर अगर हिंदुस्तान में मुसलमानों का है या था तो वो है आज़म खान, यूपी के समाजवादी के। वो समाजवादी के फाउंडर मेंबर है। अच्छा। मुलायम सिंह का दायां बायां था। आज उसकी जो पोजीशन है ना यूपी में, जेल में, इसका जिम्मेदार अखिलेश यादव है। क्या लगता इसके आज़म खान के वहाँ जब पुलिस पहुंची या उसको अरेस्ट किया, उसकी यूनिवर्सिटी पे नुकसान पहुंचाने के, सबसे पहले अगर कोई गया उसके दुख में तो इमरान प्रतापगढ़ी गया, जो कांग्रेस का है। समाजवादी वाले कोई नहीं गए थे। और अब अखिलेश वो अपने बाप पर चचा का नहीं हुआ पार्टी के नाम पे। मुलायम सिंह नाराज था बेटे से, चचा को धोखा दिया। उसकी सोच ये थी कि मुलायम सिंह और चचा को तो मैं किनारे कर दिया हूँ, चूँकि वो घर के थे, वो सुन लिए। अच्छा। आजम खान तो एक बड़ा कदावर लीडर है, मुसलमानों का है, वो यादव का भी नहीं है, मुस्लिम लीडरशिप है, और यूपी में अच्छे खासे मुसलमान हैं। अच्छा। तो आजम खान को तो मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा। मैंने एक सभा में यूट्यूब पे देखा कि आजम खान लंबी चौड़ी तकरीर कर रहे थे, तो किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उनको बैठा ले अखिलेश यादव के स्टेज से, यह तकरीर के दौरान रोका जा सके। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो अखिलेश यादव आजम खान को कुछ बोल नहीं पाया। तो हिकमत अमली से जब वो कानूनी दुश्वारी में आए तो उनकी कोई मदद नहीं किया उसने। आज अभी आजम खान परेशान है जेल में। तो अखिलेश यादव अभी मौलाना अफजाल के घर जो थे शादी में, एक यूपी के आए जो समाजी सियासी काम करते थे, उन्होंने बताया कि आजम खान जो है वो खुद हिंदुत्व पे इलेक्शन लड़ा यूपी में। अच्छा। कोई मुसलमानों की हमदर्दी और हिमायत में इलेक्शन नहीं लड़ा वो। तो 2014 के इलेक्शन के बाद जब मोदी जीता, उसके बाद से हिंदुस्तान की हर सियासी पार्टी मुसलमानों की हमदर्दी में बात करना कम कर दिए थे। वो इसलिए कम कर दिए थे कि अगर बहुत हम मुसलमानों के हक में जाएंगे तो हिंदू लाभी नाराज़ हो जाते हैं। हिंदू वोट कट रही थी, नहीं तो तुम गौर कर लो, रिकॉर्ड उठा लो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, लालू की पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, ममता बनर्जी हो, जो भी लोग थे सेकुलर जहन रखने वाली पार्टियाँ, 2014 के बाद मुसलमानों के हक में बोलना कम कर दिए। अभी यूपी में जो दंगे हुए, अमरोहा क्या वो जगह, क्या किया अखिलेश ने? 37 MP चुन के आए समाजवादी के,
पार्लियामेंट का जो अभी इजलास हुए जय भी अभी इतने दिनों में, दो चार महीनों में कितनी बार अखिलेश यादव ने आजम खान के ताल्लुक से आवाज़ उठाई पार्लियामेंट में? एक काबिल गौर बात, सही है। यूपी असेंबली में अपोजिशन लीडर है था अखिलेश, कितनी बार आजम खान के ताल्लुक से बात उठाया? तो मैं तो उसको समाजवादी का जो लीडर है अखिलेश यादव, वो मुसलमानों की हमदर्दी में नहीं है। और अगर मालेगांव का मुसलमान ये समझता होगा कि समाजवादी के उस पर आए तो गलती पर है, धोखा होगा, ये ख्याल रखिए। क्या फैसला लेना चाहिए फिर? इस तरफ जाते हैं तो आपने कहा कि गलती पर होंगे, तो जो सिचुएशन इस वक्त है, जो हालात बने हुए, वो आप भी उससे बाखबर हैं, क्या फ़ैसला लेना चाहिए मालेगांव की आवाम को? मैं तो ये देखा, ऐसा है यहाँ पर मुकामी सतह की जो बात है, यहाँ पार्टी वाइज कम है। अच्छा। जैसे एक पार्टी लेके चल रहे हैं मुफ्ती इस्माइल, MIM पार्टी, क्योंकि ये हमारा हल्का जो है सेंट्रल हल्का, ये 95% मुस्लिम आबादी वाला एरिया है। 95%, 5% गैर मुस्लिम मान लो, समझ लो। तो यहाँ बीजेपी का कोई झगड़ा ही नहीं है, किसी कोई कैंडिडेट नहीं है। यहाँ मुसलमान ही लड़ रहा है। और हमको तो नुकसान सबसे ज़्यादा इस शहर में ये हो रहा है मुसलमानों को कि बिरादरीवाद का बड़ा झगड़ा आ गया है। इलेक्शन पार्टी वाइज पे नहीं होगा। मालेगांव का हल्का जो सेंट्रल हल्का है, यहाँ का इलेक्शन बिरादरीवाद पे होगा। अब बिरादरीवाद से निकल कर भी अब तो यानी कि अच्छाई बुराई का नाम दिया जा रहा है कि ये इलेक्शन अच्छाई बुराई का है। पब्लिक ये सोचती है कि भाई जिस पार्टी को, जिस लीडर को हम सपोर्ट करते हैं, वो चुन कर आएगा तो वो हमारी ज़रूरियात का ख्याल रखेगा और तामीर व तरक्की के हवाले से कुछ किया जाएगा। तो अब ये अचानक से अच्छाई और बुराई का इस तरह से, इसे आप कहाँ तक सही देखते हैं? देखिए, अच्छाई और बुराई की बात जो है, क्योंकि एक तरफ एक आलिम दीन है, एक मुफ्ती है, और एक तरफ उस परिवार से आया हुआ लीडर है या वो शख्स है जो मज़हब से काफ़ी दूर रहा है, न हुलिये से न मजहबी तालीमात से। कहीं से ये जाहिर नहीं होता है कि इसकी अदब एहतराम हो सकता है, लेकिन एक मुफ्ती और आलिम का अदब एहतराम हो रहा है, इसलिए कि वो आलिम दीन है, मुफ्ती हैं। हाँ, सही तो है, लेकिन अदब और एहतराम भी जो है तो वो तो मजहबी नज़रिए से, मजहबी तबके में वो ठीक है। लेकिन अब जब आप चूँकि आप सियासत में आते हो तो वहाँ आपको किसने ये इख्तियार दिया कि अब यहाँ भी आप मज़हब का इस्तेमाल करें, यहाँ पर भी आप इस तरह से नारेबाजी और मजहबी बातों को करके लोगों के जज्बात को उभारा जाए? वो तो मजहबी हलके में, आप तो उसी चीज़ को सियासी हलके में ला रहे हो। इससे पहले जो लीडरान गुजरे हमारे शहर मालेगांव से, शब्बीर सेठ को आप देख लें, या हारून अंसारी हो, आयशा हकीम हो, तो आप इस चीज़ का जवाब दें कि क्या उन लोगों ने भी कभी किसी चुनाव के वक्त मजहबी बातों का, मजहबी नारे का या इस तरीके से इस्लामी चीज़ों का इस्तेमाल किया हो? निहाल साहब जो थे वो एक बहुत बड़े कदावर आलिम दीन के बेटे थे। सही है, मौलवी उस्मान। सही है। वो मौलवी उस्मान जिन्होंने पूरे महाराष्ट्र में ख़वातीन का सबसे बड़ा मदरसा बनाया, जामअत-उस-सालिहात। उन्होंने कभी ये नहीं कहा स्टेज से कि मैं मौलवी उस्मान का बेटा हूँ, कभी नहीं कहा। कभी मजहब का सहारा नहीं। मैं समझता हूँ कि उस तर्ज पर उन्होंने अपनी पहचान भी नहीं बनाई। हारून अंसारी जो थे, इनके भी वालिद मोहतरम जो है ना, उनका मज़ार बनाए अहमद बाबा का, कामनी सिलसिले से पर बड़े कब्रस्तान में। मुंशी बाबा की जो दरगाह है, बम्बई वाले हाफिज साहब की जो दरगाह है, उसी के वहाँ पर अहमद बाबा की दरगाह है। अच्छा। जो हारून अंसारी के वालिद थे, बुजुर्ग थे, और उनका उर्स होता है यहाँ से इस्लामपुरे से। अंसारी साहब का जो मकान है इस्लामपुरे में, अंसार रोड का, वहाँ से 8 साल चादर जाती है, जुलूस जाता है। पहले होता था, अभी भी होता है, अभी अच्छा, अभी भी होता है। तो अहमद बाबा एक बुजुर्ग शख्सियत थे। अंसारी साहब ने कभी उनका इस्तेमाल नहीं किया कि मेरे वालिद एक वली सिफत इंसान है। शब्बीर सेठ भी ऐसे कुछ नहीं थे। शब्बीर सेठ तो मजहबी दिखते भी थे, टोपी दाढ़ी थी। सही है, सही। तो उन्होंने भी मजहब इस्लाम का या नारे तकबीर अल्लाह अकबर का सहारा नहीं लिया। सही। वक्त बदला, हालात बदले।
महसूस तो अब ये होता है कि ये जिस तरह से नारेबाजी और जिस तरह से जिन कलाम को प्ले किया जा रहा है रैलियों के अंदर, तो वो लगता है कि इलेक्शन कम लड़ने तो कम जंग लड़ने के लिए जा रहे हैं। जंग लड़ने के लिए हल्का निकला हुआ है, ये रैली जिहाद करने के लिए। देखिए एक बात सुन लो, जो तुम सवाल कर रहे हो ना, ये कुछ नहीं है अभी। वो शिद्दत आज नहीं है जो शिद्दत हम लोग निहाल साहब की तरफ से थे और शेख रशीद नवा लीडर बन के उभरा। जो शिद्दत थी, लड़ाई झगड़े की जो बात जुनूनी तौर पर आप उस लोग, वक्त था। हाँ। आज कुछ नहीं है, उसके मुकाबले कुछ नहीं है। और हम जो लोग थे वो निहाल साहब के साथ अकीदत वाले थे, अंधी अकीदत वाले थे। हम ही लोग थे वो नारा लगाए कि निहाल अहमद कुछ भी करो हम तुम्हारे साथ हैं, निहाल अहमद कुछ मत करो हम तुम्हारे साथ हैं। ये आप लोगों ने लगाया? हम लोगों लगाए थे और उसकी नकल आज के दूसरे लोग लगा रहे हैं, मुफ्ती साहब के लोग। ये नया नहीं है, ये नया नहीं है। और नहीं तो मुफ्ती साहब बोलेंगे हाँ ये उस वक्त लगता था कभी। तो इसको भी तो आज पसंद नहीं किया जा रहा है कि भाई ये कौन सी आइडियोलॉजी हुई। खाली बताना ये चाहते हो कि जो जुनून, जो शिद्दत हम लोगों में थी, जो नारा हमने लगाया इस शहर में एक लीडर की हिमायत में, वो एक मोहब्बत थी, एक अकीदत थी, एक जज्बा था, वो हमने किया। आज जो लोग नारा लगा रहे हैं वो तो ये कह सकते हैं ना कि भाई हमने खुद से नहीं बल्कि अपने से पहले जो सीनियर लोग थे सियासत में, जो हमसे बड़े थे, उनको देखकर हम लोगों ने नारा लगाया। तो जब वो अपनी जगह सही थे तो हम गलत कैसे हुए? बात ऐसी है कि मैंने कहा ना कि वक्त और हालात ऐसे थे, अच्छा, कि हमको ये नारा लगाना पड़ा। ऐसा है, निहाल साहब के बारे में ये बोलने जाने लगा था कि 30 साल मैंने क्या दिया। हम 2004 में जब असेंबली निहाल साहब लड़े तो यही बात शिद्दत से थी। 99 में हार गए थे हम, निहाल साहब इलेक्शन हारे, 2004 में फिर लड़े। तो यही बात शिद्दत से थी कि 30 साल में क्या दिए, क्या किए। तो हमने जनता दल की तरफ से एक पम्फलेट छापा और उसमें ये लिखा कि बताओ हिंदुस्तान में गांधी ने क्या दिया। क्या दिया? क्या दिया? हिंदुस्तान में महात्मा गांधी ने क्या तामीरी काम किया देश में। कौन सी हॉस्टल बनाए, कौन सा हॉस्पिटल बनाए, कौन सी कॉलेज बनाए, कौन सा यूनिवर्सिटी बनाए, कौन सी रोड बनाए, कौन सी फैक्ट्री बनाए। एक चीज़ गांधी जी की बता दिया जाए कि गांधी जी ने अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ दिया देश को। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ तहरीकें चलाई और आज़ादी के लड़ा, क्या इतना काफ़ी नहीं? वही मैं बता रहा हूँ कि तामीरी तौर से गांधी जी ने देश को क्या दिया, लेकिन गांधी जी ने इस देश को वो दिया जो आज़ादी दिलाई, गुलामी से आज़ाद किया हिंदुस्तानियों को। यही सबसे बड़ा काम था गांधी जी का। सारी चीज़ें एक तरफ, आज़ादी एक तरफ। सही। तो गांधी जी ने ये काम किया और इसीलिए उनको महात्मा बोला गया, बापू कहा गया। महात्मा गांधी जी तब महात्मा बने। तो निहाल साहब ने मालेगांव की आवाम को सर उठाकर चलना सिखाया, जुल्म और जातिती से दूर रखा और कभी भी फिरका परस्ती से समझौते से दूर रखा। हमेशा यहाँ की आवाम को, बिलखुसूस मुसलमानों को सर उठाकर चलना सिखाया। गुलामी में मत रहो, ये सिखाया निहाल साहब ने। यही हमारे लिए सबसे बड़ा काम था मालेगांव शहर में निहाल साहब का। और इसी बुनियाद पर हम नारा लगाए कि निहाल अहमद कुछ भी करो हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा, ठीक है, निहाल साहब ने कोई ऐसा बड़ा तामीरी काम नहीं कर सका, लेकिन मालेगांव की आवाम को सर उठाकर चलना सिखाया, जालिमों के खिलाफ लड़ना सिखाया, पुलिस ज़्यादती के खिलाफ बोलना सिखाया, फिरका परस्ती के खिलाफ लड़ना और बोलना सिखाया यहाँ की आवाम को। यही उन सबसे बड़ा काम था। धरना आंदोलन भी जो हुआ करता था निहाल अहमद साहब का, तो वो बहुत जुदा गाना हुआ करता था। शुरुआत किसी भी तरह से हुआ करती थी। आज अगर उसको आम जुबान में कहें तो कोई अटपटा सा तरीका, कोई अतरंगी ऐसा कुछ होता था कि लोगों की तवज्जो उस तरफ खींची जाती थी, क्या थोड़ा देखना चाहिए कि क्या है। तो उसके बारे में कुछ बताएं, कुछ तहरीकें जो बहुत ज़्यादा कामयाब। निहाल साहब की सब जितनी भी तहरीकें शहर में चलाई, उनको कानून समझता था और कानून में रह के कानून कैसे तोड़ा जाता है ये समझता था। कानून में रह के कानून कैसे तोड़ा जाए, अच्छा, ये उनको समझता था। एक दफ़ा मालेगांव में मजदूर तहरीक चली। ये कानून में रहकर कानून किस तरह से, कि एक दफ़ा मालेगांव शहर में मजदूर तहरीक चली। तो कलेक्टर की तरफ से
दफ़ा लगा दी गई, दफ़ा 144, 4 से ज़्यादा लोग इकट्ठा ना हो सके। निहाल साहब ने वो कागज़ मंगा के और पढ़ा कि उसमें क्या है, नियम कैसे है, और उसके बाद उन्होंने ये देखा कि ये जो कलेक्टर है या यहाँ जो दफ़ा लगी है वो मालेगांव शहर की हद में है, शहर की हद के बाहर नहीं है। तो निहाल साहब ने हिकमत अमली से मीटिंग जो और जलसा था वो सद्दा बद्दा की पहाड़ी पर लिया, वहाँ दफ़ा लाइन लगी थी। अब इसी को कहते हैं कानून में रह के कानून तोड़ना। अच्छा, दफ़ा यहाँ लगी थी शहरी हुदूद में, शहरी मालेगांव सही है, सही है। और सद्दा बद्दा की पहाड़ी मालेगांव से बाहर टच बाहर, हाँ। निहाल साहब वहाँ सबको बुला लिए, लोग वहाँ गए हुआ थे जलसा, लोग गए, जलसा हुआ। एक दफ़ा यही बात थी, दफ़ा लगी है तो कानून दफ़ा जो होती है वो ज़मीन पर होती है, हाँ। ज़मीन से ऊंचाई 10 फीट ऊंचाई 20 फीट ऊंचाई पे नहीं होती, दफ़ा लगी रहती, ज़मीन पर दफ़ा लगा रहती है। निहाल साहब ने पार्टी ऑफिस पे कुर्सी लगा के बांध के सभा की, इसी को कहते हैं कानून में रह के कानून तोड़ना। ऑफिस पर बाहर ऑफिस से बाहर कुर्सी लगाकर उन्होंने सभा की। तो ये जमीन पर नहीं है, जमीन पर नहीं है। और बोलते थे कि चलते फिरते रहो, क्योंकि 4 या 10 आदमी अगर चलते फिरते रहेगा तो वो दफ़ा नहीं टूटती है। इकट्ठा होकर कहीं खड़े होकर अगर कोई बात करे, चलते फिरते रहेंगे तो खड़े होना साबित नहीं होता है। वो ऐसे हिकमत थी। अच्छा, दवा स्कैंडल जो हुआ मालेगांव शहर में म्यूनसिपलिटी के ज़माने, दवा स्कैंडल, वो स्कैंडल की खराब तहरीक चलाए तो निहाल साहब ने जो टीपू टावर है मुशावरत चौक पर, हाँ। उसके ऊपर चढ़ के तकरीर की। पुलिस वाले वहाँ परमिशन नहीं दिए जलसा करने की, तो निहाल साहब रिक्शे में बैठ कर आए। पुलिस वाले समझते थे इधर आएंगे उधर आएंगे, निहाल साहब 4 लोगों के बीच अंदर रिक्शे में बैठ के आए और टावर में घुस के अंदर से ऊपर चढ़े, और ऊपर से जब माइक लेके चिल्लाए साथियों, बस सब पलट के देखा, अरे साहब तो ऊपर है। ये हिकमत थी। वाह भाई वाह। एक दफ़ा मालेगांव शहर में भीमा गौली, भीमा दादा, उसको तड़ीपार किया जाए, इस बात को लेकर निहाल साहब तहरीक चलाए। गली कूचो चौराहों पर थाली पीट पीट कर लोगों को इकट्ठा तड़ीपार करने की नौबत क्यों आई? नौबत तड़ीपार की इसलिए थी कि भीमा दादा मालेगांव में कहीं ना कभी कुछ बात ऐसी पैदा कर देता था जिससे हालात बिगड़ने की बात होती थी, हिंदू मुस्लिम की शिद्दत की। एक वक्त था मालेगांव में भीमा गौली, भीमा दादा का एक असर था, तांबा काडा पे उसका एक असर था। तो उसके खिलाफ निहाल साहब ने तहरीक चलाई, इसको तड़ीपार करो। तो शहर भर में थाली पीट कर वो चौक चौराहों पर मीटिंगें लेते थे और बात बोलते थे। उस वक्त तक कलेक्टर जो था नासिक ज़िले का, वो तड़ीपार किया करता था। तो भीमा गौली की तारीख वहाँ पड़ी, नासिक कलेक्टर ऑफिस, क्योंकि निहाल साहब तहरीक चला रहे थे, निहाल साहब का भी बुलाना था। तो वहाँ जब आमना सामना कलेक्टर ऑफिस में हुआ तो कलेक्टर ने पूछा कि इनकी क्या क्या वो है तकलीफें जो आप तड़ीपार की बात करें। तो निहाल साहब ने बोला कि मैं अभी नासिक आया हूँ, इनका डर ऐसा है कि मैं एमएलए हूँ और नासिक आया हूँ महामंडल की गाड़ी पे बैठकर, अच्छा। बस से मुझको शुगर है, मुझको बार बार पेशाब लगती है। उसी गाड़ी में भीमा दादा भी, ये भी बैठ के आए, भीमा दादा भी, हाँ। उसी गाड़ी में जिस गाड़ी में मैं बैठा था, मुझको पेशाब लगी, मैं डर से पेशाब करने उतरा नहीं कि भीमा दादा कहीं मारे ना। ये हिकमत थी, एमएलए है, अच्छा। और कलेक्टर को बोल रहे हैं कि मैं मुझको डर लग रहा था कि मैं आया हूँ उसी बस में जिसमें भीमा दादा भी बैठे, अगर कहीं पेशाब के लिए उतरा तो ये मुझको मारने ठोकने लगे। ये डर बताए कि एमएलए हो के ये डर है तो आम पब्लिक कितना डरेगी इससे। अच्छा। तो उसको तड़ीपार कर दिया गया। इस चीज को उन्होंने दलील बना कर, ये ऐसा हिकमत थी निहाल साहब के अंदर। एक दफ़ा ताजिया जो है हमारी मालेगांव मुहर्रम के त्यौहार पर जब ताजिया का जुलूस निकला, तो ताजिया के जुलूस में एक दफ़ा उसी वक्त गणेश उत्सव या गणेश मंडल वालों का भी था प्रोग्राम, गणपति के प्रोग्राम थे। तो रास्ते में, ताजिया के रास्ते में एक छोटी सी डेकोरेशन की दीवार बना दी गई जिससे रास्ता बंद हो गया। निहाल साहब एमएलए थे, लोग जगह निहाल साहब के पास कि वो रास्ता बंद कर दिया गया है, अगर ताजियादार कोई तोड़ेगा कुछ करेगा तो दंगा हो जाएगा, हालात बिगड़ जाएंगे, उसके ऊपर कार्रवाई बहुत सख्त होगी। सही है। तो निहाल साहब ताजियादार नहीं थे, एक कट्टर देवबंदी के बेटे थे, उनके खानदान में कोई ताजिया नहीं बना था, लेकिन उसके बावजूद भी निहाल साहब वहाँ आए, ताजिया कांधे पे लिया, 10 कदम चल के वो दीवार को लात मार के तोड़े।
एमएलए थे, कोई ऑब्जेक्शन इस पर? एमएलए थे, चाहते तो बगैर ताजिया कांधे पे लिए तोड़ सकते थे, लेकिन वो हिकमत थी कांधे पर कि वो ताजिया कांधे पे लिए, क्योंकि वहाँ धर्म बीच में आ गया। ये हिकमत थी। बगैर ताजिया कांधे पर लिए भी जब वो तोड़ते तब भी वो निहाल अहमद थे, ताजिया कांधे पर लिया तब भी वो निहाल अहमद है। तो इसमें फर्क यही है ना, कानून उसमें बीच में धर्म आ गया ना ताजिया रखने से कांधे पे। ताजिया धर्म है, एक हिस्सा था धर्म का, आस्था थी मुसलमानों की ताजिया। सही है, एक मुसलमानों की आस्था है ताजिया, धर्म नहीं है, आस्था है। सही है। तो आस्था है ताजिया, तो आस्था ही पे तो बाबरी मस्जिद का फैसला भी हो गया। आस्था इतनी बड़ी है कि एक इतने बड़े देश में, जमहूरी देश में, आस्था की बुनियाद पर एक फैसला हो गया बाबरी मस्जिद का। तो अगर निहाल साहब ताजिया नहीं रखते तो शायद कानूनी दुश्वारी आ जाती उनको, तकलीफ है। इसलिए उन्होंने तो इस तरह से के तो कोई ऑब्जेक्शन कोई बात नहीं हुई। अच्छा अच्छा अच्छा, ये सब हिकमतें थी निहाल साहब की। क्या बात है। एक दफ़ा जब शेख आसिफ एमएलए बना तो पहले ही साल वो लाया जर्सी गाय। जब हमारे अपने यहाँ महाराष्ट्र में गाय पे पाबंदी लगी, गौवंश की बात आई, तो आसिफ समझा मैं लीडर है बहुत, अब एमएलए बन गया तो सब हो जाएगा। तो उसने गौवंश के खिलाफ तहरीक चलाई, यानी कुर्बानी हो गाय पे या ऐसा। तो उसने एक अल्फाज ऐसा बोला हो कि मैं जर्सी गाय काटूंगा। देखता हूँ वो निहाल साहब बनने लगा था। उसके ऊपर 151 पुलिस ने बनाया। उसने ना गाय काटा ना कोई ऐसी हरकत की। उसके बाद भी एमएलए होने के बावजूद भी पुलिस ने 151 की धारा से उसके ऊपर कार्रवाई की, केस बनाया। कुछ दिनों बाद वो लोग मीटिंग लिए, मैं भी वहाँ गया, शेख रशीद, शेख आसिफ सर दोनों थे। 1 साल उनका मुकम्मल हो तो मैं तकरीर में बोला कि झगड़ा गाय का है। आसिफ को मैं ये बोला कि थोड़ा सी ना समझे तो समझ लिया करो, जिनको समझता है। मशवरा बहुत बड़ी चीज है। मशवरा किया करो। झगड़ा गाय का है, जर्सी इंडियन पाकिस्तानी इटालियन का नहीं है, झगड़ा गाय का है। मान लो इसको जो वर्ड इस्तेमाल करना था वो गाय की बजाय जर्सी जानवर बोलना था, तो कहीं ना कहीं कानून में रह के अपना काम हो सकता था। सही है। मगर अब क्या बोलना, नादान है और अपने आप को सीएम समझने लगता है वो सियासत में। हाँ, अगर ज़मीनी सतह से आया होता तो समझता सियासत क्या होती है। रेडीमेड मिला है। मेहनत तो उन्होंने भी की है, मालेगांव से मुंबई तक पैदल मार्च किया है। आप कह रहे हैं कि रेडीमेड मिला है, तो वो उसको जो मक्का गया आज करने, उसको भी एमपी बना दो ना। जो इंडिया से पैदल मक्का गया आज करने, पैदल गया ना। वो तो इबादत के लिए गए, अपनी आखिरत के लिए गए, लेकिन ये तो मुसलमानों के रिजर्वेशन के हवाले से इन्होंने क्या मिला, उसका रिजल्ट क्या है? उसका रिजल्ट क्या है? ये पैदल इतना चल लेना, ये कुर्बानी इतनी है मुसलमानों के लिए। और वही एक मुद्दा लेके लीडर थोड़ी बन सकता आदमी। और भी मसाइल हैं। तो नाजरीन, आपने देखा कि और भी सवाल होंगे। हाँ है ना, सियासत के हवाले से किस तरीके की नज़र रखने वाले और गहराई से मामलात को समझकर उसको बताने वाली शख्सियत जनाब शफीक राना साहब, जिनके सियासी गुरु और उस्ताद अगर कह ले तो साथ निहाल अहमद साहब थे। तो जो उनसे जुड़े हुए लोग थे और जिनको उनकी सोहबत और संगत मिली, उनका रंग किस तरह से है वो आप देख सकते हैं। शफीक राना साहब, हम ये भी आपसे मालूम करना चाहेंगे कि जो आपका अदारा इब्राहिम, आपने इसकी बुनियाद कब रखी, कब बनाया और क्या ज़रूरत महसूस हुई इसका? आपने बुनियादी तौर पर क्या सोचा था कि अदारे को कायम करने के बाद हम इसके ज़रिए से कौन सा काम आप अंजाम देना चाहते थे? मैंने 1991 में अदारे इब्राहिम की बुनियाद डाली। अच्छा। इब्राहिम मेरे दादा का नाम है। अच्छा। हाजी मोहम्मद इब्राहिम जो है, उनके नाम पर आपने उनके नाम पे मैं अदारा बनाया। सही। मैं शादी से 1991 में, मेरी शादी 1996 में हुई है। अच्छा। मैं जवानी के उसमें, नौजवानी के उसमें एक जुनून और जज्बा था निहाल साहब के साथ काम करते करते। लेकिन मैंने एक चीज़ महसूस की कि अगर सियासत में किसी एक लीडर के साथ मुस्तकिल एकदम चल लिए
कुछ वजह से कहीं ना कहीं इख्तिलाफ हुआ, नज़रियाती बात आई इख्तिलाफी, तो अपना वजूद ख़त्म हो जाएगा। अच्छा। तो मैंने अदारा बनाया और उस अदारे के ज़रिए समाजी काम, मजहबी काम, तालीमी काम या सियासी काम, निहाल साहब के साथ रहने के बावजूद भी, चूँकि निहाल साहब मुकम्मल सियासी काम करते थे, सही, तो मैं उसके एवज़ में कि निहाल साहब रहे साथ हैं, मैं उनकी लीडरशिप में काम कर रहा हूँ, लेकिन सियासत से हटकर कौम में, समाज में हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए अपनी एक ताकत होना चाहिए, सही, ना कि लीडर की। जो जितने लोग मालेगांव शहर में अपने लीडर के भरोसे जिए वो सब खत्म हो गए। ख्याल रखना मैं जो बोल रहा हूँ, मैं अल्लाह ने मुझको उस वक्त ये जहन दिया कि सिर्फ लीडर के भरोसे मत चलना, और मैं भी दावे से बोल रहा हूँ लीडर के भरोसे अगर जो मैं लोग चले निहाल खत्म अहमद हो के गए। सिर्फ निहाल अहमद के भरोसे समाज में, सियासत में काम करता तो आज शफीक राना जो है वो नहीं बन पाता। अच्छा। मैंने अदारा इब्राहिम को समाज में, शासन प्रशासन में ले गया और उसका पूरा शहर में चर्चा हुई, उसी के नाम से मैं हर काम करता गया। रजिस्टर्ड है अदारा अपना? रजिस्टर्ड, अंडर रजिस्टर्ड। असल बात ऐसी है कि मालेगांव शहर में एक जहन बना है अभी भी, जैसे इलेक्शन जब आता है तो शहर में 25 सोसाइटी बन जाती है, रजिस्ट्रेशन होता है, लीडर लोग बेवकूफ़ बनाते हैं कि तुम लोग एक काम करो, 10 लोग मिल के एक सोसाइटी बना लो, 11 लोग के नाम पे रजिस्टर करा लो, और इलेक्शन बाद फला चीज़ ऐसा वैसा हम करा देंगे। अच्छा। यकीन मानना, चैरिटी कमिश्नर जब पहुंचोगे ना तो मालेगांव शहर की 1000 रजिस्ट्रेशन कमेटी धूल खा रही है, पड़ी है, कोई काम नहीं है, वक्तिया खाली एक जज्बा जुनून। और अव्वल दिन से समाज में, समाजी काम में, सियासी काम में रुपया पैसा कमाया है कि हवस अपने को थी। मालेगांव शहर जनता दल का कारगुजार सदर बनने के बावजूद भी मैं कभी ज़िंदगी में इलेक्शन नहीं लड़ा, कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, सिर्फ काम किया। ना ही निहाल साहब की कोई राशन दुकान चलाया, ना निहाल साहब से कभी का राकेल का कोटे का लाइसेंस मांगा, ना कभी कारपोरेशन या म्यूनसिपलिटी में जाके ठेकेदारी की। हालांकि तलब करते तो मिल जाता, सब मिलता। मैं एक्टिंग प्रेसिडेंट था जनता दल का, निहाल साहब मेयर थे, मैं एक्टिंग प्रेसिडेंट था। अच्छा। वो 2.5 साल मेयर रहे, मैं कभी म्यूनसिपल कारपोरेशन में जाके एक नुक्ता भी कोई नहीं बता सकता कि शफीक यहाँ आके पैसा कमाने की कोशिश किया। क्या बात। और आज तक वही हाल है मेरा। सियासत मेरा शौक है, रोजगार नहीं है। और यही मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है, जो इतना मैं बोल शौक है, रोजगार नहीं है, शौक है। और हम देखते हैं शौक जिसका जो भी रहता है वो हद से पार हो जाता है, कुछ भी करने को तैयार रहता है। सही है। अपने शौक पूरा करने के लिए। सही है। कोई अच्छाई का शौक है, किसी को बात बुराई का। सही है। लेकिन शौक के लिए इंसान कुछ भी करते रहता है। आज भी बहुत सारे अदारे हमारे शहर मालेगांव में मौजूद है, कुछ रजिस्टर्ड है, कुछ नॉन रजिस्टर्ड है, तो उनको भी आप ये पैगाम देकर कि वाकई वो समाज में, माशरे में कुछ करना चाहते हैं, तो रजिस्टर्ड करने से उनको क्या बेनिफिट है, क्या फ़ायदा है, और नॉन रजिस्टर्ड रहने से क्या नुकसान है? देखिए, रजिस्टर्ड मैंने जो बोला ना कि हर इलेक्शन में कुछ ना कुछ होता है। हाँ। और सबको लालच होती है, ज़्यादातर लोगों को। बहुत ही कम होंगे जो दिलो दिमाग से सोशल काम करना चाहते हो। सही है। वरना सबको सोच ये बनती है ना कि ये कर लूँगा, ये हो जाएगा, जितना अपना फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा। मुझको ना हारून अंसारी जेटी गर्ल्स हाई स्कूल में, मैं उनके सोबत में बैठता था, वो बोलते थे मुझको कि एक साइजिंग बनाने से बेहतर एक स्कूल बना लेना। अच्छा। आज देख लो जेटी क्या है, दूरअंदेशी थी उनकी। साइजिंग से बेहतर एक स्कूल बना लेना। अच्छा। साइजिंग एक वक्त में ऐसा था कि मालेगांव शहर में जिनके वहाँ साइजिंग होती थी उनको शहर में बड़ा सेट माना जाता था, रुपये पैसे वाला माना जाता था। अच्छा। ऐसा भी दौर आया इस शहर में साइजिंग का कि लोगों ने तोड़कर भंगार में बेचा। लेकिन तालीम का म्यार बढ़ता गया और बढ़ता रहेगा, क़यामत तक। सही बात है, सही बात। मुझको मालूम है कि हारून अंसारी साहब MLA बने, स्पिनिंग मिल के चेयरमैन बने, सोसाइटी के चेयरमैन बने, जनता बैंक के चेयरमैन बने, जेटी गर्ल्स हाई स्कूल के जिंदगी भर चेयरमैन रहे। मगर वो जो मकान में रहते थे उनके वालिद का मकान था। अच्छा।
मेरी नज़र में उन्होंने कभी इस्लामपुर में एक मकान नहीं खरीदा अंसारी साहब ने, इतनी सब पद पे रहने के बावजूद भी। लेकिन उनका जो बेटा है निहाल, आज देख लो इस्लामपुर में कितने मकानात खरीद लिए। तो ये जो सोच है, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ऐसा इतना फ़ायदा होगा, इतनी कमाई होगी, अब लोग रोज़गार की नियत से पहले उसको देखते हैं, ना कि सामाजिक काम समझ के। सही, ये है सच्चाई। जुलूस गौसिया पहला कब निकला और शुरुआत आपने की अदारा इब्राहिम के परचम तले, तो इसका पस मंज़र क्या है? क्यों आपको महसूस हुआ कि जैसा कि बरसा बरस से हमारे शहर मालेगांव में और भी बहुत सारे हमारे हिंदुस्तान के इलाकों में मिलादुन नबी का जुलूस निकला करता था, तो आपने यहाँ पर जुलूस गौसिया को कायम किया, उसका क़याम आपने किया, आपके अदारे के ज़ेर एहतमाम निकलना शुरू हुआ, तो इसका पस मंज़र आप बताएं, क्यों ज़रूरत आपको महसूस हुई कि रबीउल अव्वल का जुलूस तो निकलता है, तब जुलूस गौसिया भी निकले? ऐसा है, मैं ईद मिलादुन नबी की जुलूस की जो मीटिंग होती थी डिपार्टमेंट की, हाँ, वहाँ गया पहला, यानी वो 1991 से वहाँ जाने लगा। अच्छा। तो मैंने ये देखा कि गवर्नमेंट जो है या उसके अधिकारी अलग अलग डिपार्टमेंट के मजहबी प्रोग्राम को अहमियत ज़्यादा देते हैं, अच्छा, बजाय सियासी। और मैंने ये देखा कि इसके ज़रिए शहर में कुछ न कुछ काम किया जा सकता है। किसके ज़रिए? ये जुलूस के नाम पर। अच्छा। मिसाल के तौर पे अगर रास्ता दुरुस्त नहीं है तो जुलूस जिस रास्ते से जाएगा वो रास्ता दुरुस्त होगा। ये जुलूस का फ़ायदा सिर्फ जुलूस वालों को या उस अदारे को नहीं, आवाम को बड़ा फ़ायदा हो, रास्ते दुरुस्त होंगे। सही। म्यूनिसिपैलिटी का ज़माना था, आज कारपोरेशन का है। सही। हम देखते हैं सरकारी दरबारी काम कैसे होते हैं। लेकिन इस जुलूस, ये सब जुलूस के ज़रिए एक तो मुसलमानों के इत्तेहाद का मुजाहरा रोड पर करने का एक ज़रिया, हम जहाँ गौस पाक के नाम का जुलूस निकाल रहे हैं, उनको खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं, इसके अलावा मुसलमानों के इत्तेहाद का मुजाहरा रोड पर करने के लिए ये एक ज़रिया भी है कि अपने इत्तेहाद का मुजाहरा हम कैसे कर सकें। सही। वो चाहे मुसलमानों की बात हो या अहले सुन्नत वल जमात की बात हो। सही। उसके इत्तेहाद का मुजाहरा करने के लिए ये सब जुलूस होती है। शुरू किस सन में किया था? मैंने जुलूस जो है, सही बात यह है कि 1993 में जुलूस जो निकला वो रज़ा एकेडमी की तरफ से निकला, जिसमें हम सब लोग शामिल थे। अच्छा। जिसका कोई चर्चा, कोई प्रचार नहीं, कोई कानूनी हैसियत नहीं, कोई परमिशन नहीं। दारुल हनफिया सुन्निया से अचानक वो जुलूस निकला, जिसमें सिर्फ माइक पर एक ठेला गाड़ी पर एक माइक था बस, और कुछ नहीं था। 93 में। और वो जुलूस चंद रास्तों, खसूसी रास्तों से होता हुआ खानका अशरफिया पर इख्तिताम पजीर हो गया। लेकिन मैंने अचानक जुलूस निकला, आप कह रहे तो परमिशन वगैरह कुछ नहीं था, कोई परमिशन नहीं, पुलिस को भी इतला नहीं थी कि क्या हुआ है। लेकिन हजारों लोग जमा हो गए उसमें। तो फिर मैंने सोचा कि इसको अब अपने को कानूनी हैसियत देना चाहिए। अच्छा। और मैंने उसको फिर 1994 में अदारे इब्राहिम के नाम से परमिशन मांगा। और चूंकि ईद मिलादुन नबी का जो जुलूस है कायदे से आगरा रोड के उस पार नहीं जाता है, हाँ, वो इधर ही इधर रहता है। सही है। और उस हिस्से के लोगों की हमेशा मांग रही है कि जुलूस उस तरफ आए, मगर कानूनी दुश्वारी है कि एक बार जो परमिशन मिल गया अब उसमें रूट चेंज नहीं होगा। तो उस बात को सामने रखकर मैंने आयशा नगर कब्रिस्तान से परमिशन मांगा कि उस हिस्से का भी कुछ काम हो जाए, जुलूस उस हिस्से से निकले और इधर तक आए। ऐसे मैंने जुलूस की बुनियाद डाली। सही है। ये भी कहा जाता है कि जितने भी आपके अदारा इब्राहिम के ज़ेर एहतमाम कोई जलसा मुनक्किद किया हो आपने या कोई जुलूस हो, इख्तिताम पर कभी आपने पुलिस वालों का शुक्रिया अदा नहीं किया है? क्यों करूं, क्या वजह है? अखलाकी तौर पर भी तो शुक्रिया अदा किया जाता है। पुलिस की ड्यूटी है। अच्छा। सरकार की पगार मिलती है उनको इसी के लिए, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए, बंदोबस्त के लिए, हिफाजत के लिए ही पुलिस बनाई गई है ना। तो पुलिस सरकार से पगार मिल रहा है ना उनको। सही। ये उनकी ड्यूटी है, उनका काम वो है। उनका काम है, एहसान नहीं है। हाँ। और शुक्रिया उनका अदा किया था जो एहसान करे। ये एहसान नहीं है, तो ये उनकी ड्यूटी है। जो सरकार उनको पगार देती है ये हमारे टैक्स से देती है।
एहसान करने वालों का शुक्रिया अदा किया जाता है, ना ही कि ड्यूटी करने वालों का। हाँ, अगर कुछ ऑफिसर रिटायर हो चुके हो पुलिस वाले और उसके बाद आके हमारी ताउन कर रहे हैं, जुलूस में मदद कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे। लेकिन जिसकी ड्यूटी है, जो तनख्वाह खा रहा है, उसकी पगार ले रहा है, उसका शुक्रिया अदा करने का क्या मतलब है? ये तो चमचागिरी है। अच्छा। ये ऑफिसरों की जो हुजूरी है, और जो मैंने सीखा नहीं कभी निहाल साहब से। कुल जमाती तंजीम काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से हमारे शहर में काम कर रही है। एक उसका असर भी था, तो महसूस होता है बहुत सारे हम जैसे लोगों को कि आप भी अगर उसमें होते तो अच्छा होता। आप उसमें नहीं है तो क्यों नहीं है? और अगर आपको मदऊ किया जाए, अगर डिमांड सामने से हो कि आपको भी शामिल किया जाए अगर कुल जमाती तंजीम में, तो आप जाओगे? या फिर उनके काम को आप किस तरह से देखते हैं, कुल जमाती तंजीम के काम? कुल जमाती तंजीम असल में 2006 का ब्लास्ट जब हुआ मालेगांव शहर में, तो जमीयतुल उलमा मालेगांव की तरफ से ये कुल जमाती तंजीम बनाई गई 2006 के ब्लास्ट के बाद मालेगांव शहर में, जिसमें हर मकतबे फ़िक्र के लोगों को उन्होंने उसमें मेंबर बनाया। सही है। तो मैं खुद भी उसमें एक मेंबर था। जो वो कुल जमात बनी 2006 के ब्लास्ट के बाद, उस कुल जमात में, और वो कुल जमात कई साल तक सरगर्म रही, जमीयतुल उलमा के थ्रू जो बनी थी। बाद में जमीयतुल उलमा ने उसको तहलील कर दिया, उस बॉडी को पूरी तरह कुल जमात ख़त्म कर दी। अच्छा। और आज जो कुल जमात दिख रही है शहर में, ये वो कुल नहीं है जो सही मानों में मुसलमानों के इत्तेहाद का मुजाहरा, अच्छा। और मुसलमानों में इत्तेहाद इत्तेफाक दिखे उसके लिए जो बनाई गई थी, ये वो कुल नहीं है। अच्छा। आज की जो कुल है उसकी कोई कुल सिद्धि नहीं है। आज की जो कुल है, इनके पास है क्या? इनकी अपनी पोजीशन, इनकी अपनी हैसियत क्या है? ये कुल जो आज है, वो यात्रा आती है उस पर फूल फेंकते हैं वो लोग, ऑफिसरों की जी हुजूरी करते हैं, ऑफिसरों को अपने वहाँ बुला के बात करते हैं। इसमें दिक्कत क्या है? अगर वो ऐसा करते हैं, कौन सी दिक्कत की बात? ऑफिसरों पे दबाव कैसे आएगा? ऑफिसर तो ये देख रहा है कि ये अपने को ला के अपने वहाँ हार फूल कर रहे हैं, अपने को साल पहना रहे हैं। अखलाकी तौर पर अगर वो ऐसा है, अगर तो सब काम इखलाकी तौर से नहीं होता, अच्छा। कहीं कहीं शिद्दत बताना पड़ती है। हर जगह चमचागिरी से काम नहीं होता, जो कि निहाल अहमद साहब किया, जो निहाल साहब किया करते थे। डर पैदा होना चाहिए डिपार्टमेंट में, ये ऐसा काम होना चाहिए। और जब तक डर नहीं पैदा होगा, मोहब्बत से कोई काम नहीं करता। मैंने अभी कहा आप बीच में कि माँ भी अपने बच्चे को उस वक्त तक दूध नहीं पिलाती जब तक रोए नहीं। सही है। तो आज तो फिरका परस्ती का दौर है। सही है। सरकार में बैठने वाला ये लोग कितने सेकुलर हैं, ऑफिसर कितने सेकुलर हैं। तो कहीं ना कहीं अपने आप को रुख बदलना पड़ेगा, ना कि हर जगह चमचागिरी, हाँ साहब, जी साहब, ओ साहब, लो साहब, ये धंधा नहीं होना चाहिए। अमन कमेटी की मीटिंग में आप भी वक्तन फ़वक्तन जाते हैं और शहर के बहुत सारे मजहबी और सियासी सरकर्दा लोगों की शिरकत वहाँ पर देखी जाती है। उस जगह पर बात किस तरह से करना चाहिए? चूँकि जब उनके बयानात सामने आते हैं तो कभी कभी लगता है कि यहाँ पर ये बात नहीं, बल्कि इनको ये नहीं, ये कहना चाहिए था। तो आप ये बताएं कि वहाँ पर जब किसी को वहाँ पर जब मदऊ किया जाए, बोलने के लिए मौका दिया जाए, तो किस तरह की बात वहाँ पर होनी चाहिए? अमन कमेटी की मीटिंग की भी जो बातें हैं ना, तो मैं तो जो बरस से जा रहा हूँ, देख रहा हूँ, और मैं एक बात वाजे कर देना चाहता हूँ जी कि मैं आज तक, अभी तक कायदे से अमन कमेटी का मेंबर नहीं हूँ। अच्छा। और ना वो मुझको कभी बनाएंगे, क्योंकि उनको वही लोग अच्छे लगते हैं जो आगे बोले साहब आप बहुत खूबसूरत हैं। ऐसे लोगों को बनाया जाएगा। और बरस से तो उसके नए मेंबर बनाए ही नहीं गए आज तक शांतता कमेटी के। अच्छा। और दूसरी बात, एक बात मैं बता देता हूँ, 2006 में जब ब्लास्ट हुआ मालेगांव में, तो पहली मीटिंग जुमा के दिन ब्लास्ट हुआ, और पहली मीटिंग एतवार के रोज़ थी, यह शनिचर को, दूसरे या तीसरे दिन मीटिंग हुई। शिवाजी पुतले के सामने जो बना है, जहाँ फायर स्टेशन है, वहाँ के हॉल में मीटिंग हुई डिपार्टमेंट की। और वहाँ शहर के तमाम ही धर्म के मानने वाले लोगों को बुलाया गया, हिंदू मुस्लिम सब लोगों को।
और सरकार के आईजी जो थे नासिक के जेड जोन के, वहाँ से लेके एक कांस्टेबल तक, यानी आईजी साहब जब हैं तो एसपी है, ज़िले का एसपी है, यहाँ का एसपी, कलेक्टर, प्रांत, तहसीलदार, पीआई, डीवाईएसपी, हर डिपार्टमेंट के एक क्लास ऑफिसर वहाँ मौजूद थे। उस वक्त शेख रशीद साहब एमएलए थे और ये शेख आसिफ मेयर था, दादा भूसा एमएलए था। वहाँ मीटिंग हुई और उस मीटिंग में हर कोई जो भी तकरीर किया वो ये खड़े होकर बोलता था कि शहर में बहुत अच्छा काम हिंदू मुसलमानों ने मिल के किया, हमारे हिंदू भाइयों ने बहुत कोऑपरेट किया, खून का अतिया दिया और पुलिस ने बहुत सब्र किया। ये सब बातें सब खड़े होकर बोल रहे थे। गरज के सब कोई ऐसा बोल रहे थे कि बहुत अच्छा काम हुआ पुलिस की तरफ से, बहुत कोऑपरेट हुआ। मैं उस वक्त जनता दल का एक्टिंग प्रेसिडेंट भी था। आखिर में बहैसियत एमएलए शेख रशीद के पास माइक ले आके रखा गया कि अब वो बोलेंगे। मैं खड़ा हुआ और माइक अपने पास ला के और वो ये कहा कि यहाँ पर जितने लोग हैं सब ने सब अच्छी बातें की, तारीफ़ें की, लेकिन ये एक बात ख्याल रखना कि जो हादसा हुआ है, जो ब्लास्ट हुआ है, उसका जिम्मेदार मैं पुलिस को मानता हूँ। आपने कहा? मैंने ये कहा, बाबा के दोहल कहा, सबकी मौजूदगी में सबकी बात एक तरफ और सबसे हट कर फिर मैंने कहा कि जो वाकया हुआ है आज जो यहाँ सब इकट्ठा है, जिस वजह से वो वजह जो बनी उसका जिम्मेदार मैं पुलिस को मानता हूँ। मैंने ये कहा अगर पुलिस ईमानदारी से ड्यूटी करती तो शायद ब्लास्ट नहीं होता। इसका रिएक्शन तो फिर सामने से हो। तो जब मैंने ये बोला तो पूरा हाल सुनसान हो गया कि ये क्या हो, यहाँ तो बात दूसरी और ये आके कुछ और बोल रहा है। लेकिन जो सच्चाई थी वो मैंने कहा। शबे बारात पे जब ब्लास्ट हुआ उससे 8 रोज पहले से पुलिस की तरफ से एहतियाती तदाबीर, एहतियात करने के लिए बैनर लगाए गए चौक चौराहों कि हादसा ऐसा हो सकता है, इसलिए इस चीज़ों से एहतियात करना और कहीं की चीज़ ऐसी दिखे तो पुलिस को इन्फॉर्म करो। सही। ये ब्लास्ट से 8 दिन पहले से पूरे शहर में लगा था। इससे पहले कभी नहीं लगा शबे बारात। क्या मतलब था कि कहीं ना कहीं पुलिस को, एजेंसियों को रिपोर्ट थी कि ब्लास्ट हो सकता है। पुलिस ने काम वैसा क्यों नहीं किया हिफाजत के लिए? और जिस जगह हुआ कब्रिस्तान में, उस दिन वहाँ पर पुलिस की कोई सिक्योरिटी नहीं थी, जबकि उससे पहले हर जुमा को कुछ ना कुछ पुलिस रहा करते थे। उस दिन उस वक्त के एडिशनल एसपी अनिल कुमारे का अलविदाई प्रोग्राम गेस्ट हाउस में था, वहाँ प्रोग्रामात हो रहे थे, खाना पीना हो रहा था। तो मैंने यही कहा कि जो हुआ वाकया वो पुलिस की कोताही से हुआ, पुलिस के काम करने का मैं निषेध करता हूँ, मजम्मत करता हूँ। और बैठ गया। शेख रशीद माइक उठाया और उसने कहा कि यहाँ भी राजकारण हो रहा है, वो दो अलग बात, आएगा इलेक्शन कर लेना, मेरे बेटे को मारा गया, मैं सब्र किया। शेख आसिफ को बहुत लोग गुस्साहित थे, बड़े कब्रिस्तान के गेट पे मारे उसको, मेयर था वो। तो अपनी जो है बोलना है। और कोई अगर ये समझता हो कि मैं बहुत ऐसे अल्फाज बोलता हूँ जिससे कुछ लोगों को ख़राब लगता है, ये चीज़ तो भी है कि लोग, यानी कि आपसे पूछना, लोग ये भी चाह रहे हैं कि आप क्यों ऐसी बात कहते हैं कि लोगों को ख़राब लगे। ऐसा है कि कड़ू दवा हमेशा फ़ायदेमंद होती है, कड़ू दवा फ़ायदेमंद ही होती है। सही। अजय मोरे एक प्रांत ऑफिसर थे, उन्होंने मुझसे एक दफ़ा कहा कि मैं तुमको इसलिए मानता हूँ कि तुम्हारी बात वक्तिया खराब लगती है लेकिन सच रहती है। और बाद में सोचने के बाद बात ये होता है कि नहीं यार वो बात तो सच है। सही। एक दफ़ा मैंने सुनील कड़ासने साहब को कहा, मीटिंग में कहा, ऐसे अमन कमेटी मीटिंग में तकरीर में बोला कि साहब ऐसे भी लोग हैं इस शहर में कि वो आपके ऑफिस में आते हैं, आपके चेम्बर में आते हैं और ये बोलते हैं साहब आप बहुत खूबसूरत हो। ऑफिसर खुश हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो आपके रूम से बाहर निकलते हैं, गेट के बाहर जैसे ही निकलते हैं और तो अब उनके साथ कोई रहता है तो बोलते हैं बहुत हरामी है, बहुत चोर है, बहुत रिश्वत लेवाता। ये लोगों की वो है और मेरा मिजाज अलग है, जो है वो बोलूँगा और जो है सामने। हाँ सही। मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे की, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। क्या बात, ये मेरी आदत है। क्या बात है।
नाजरीन, ये थे जनाब शफ़ीक राना साहब, जिनसे हमने उनकी पर्सनल ज़िंदगी के हवाले से, समाज के हवाले से, सियासी सूरत हाल जो है उसके हवाले से बहुत सारी बातें हमने उनसे की। उम्मीद है कि यह पॉडकास्ट आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह फिर अगले किसी मेहमान से हम आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।